सुगेन जी, आपका स्वागत है एस एनुअल डीप डाइव सीरीज़ में। तो हम समझना चाहते हैं कि मोतीलाल ओसवाल एक्चुअली इंट्रोडक्शन की भी कोई ज़रूरत है नहीं, बट मैं चाहूँगा कि मोतीलाल ओसवाल की क्या ऑफरिंग्स है और आज जो हमारा टॉपिक है व्हाई अल्टरनेट्स, तो हम लोग उससे शुरुआत करेंगे। तो जब हम लोग मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं तो आप थोड़ा-सा ग्रुप के बारे में बताएँगे और जो अल्टरनेट्स में क्या-क्या ऑफरिंग है, फिर उसके बारे में बताएँगे, तो वहाँ से हम लोग अपनी बातचीत का दौर शुरू करते हैं। श्योर। धन्यवाद संतोष जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सी, मोतीलाल ओसवाल ग्रुप में हम ऑल्टरनेट्स में पिछले 23 साल से काम कर रहे हैं। सो आज का जो सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग पीएमएस है इंडस्ट्री का, वो मोतीलाल ओसवाल का वैल्यू माइग्रेशन पीएमएस ही कहा जाता है। टोटल अगर आप आज देखें तो हमारे ऑल्टरनेट्स में ही हम 40,000 करोड़ का एयूएम मैनेज कर रहे हैं। उसमें से आप 20,000 करोड़ एआईएफ के बकेट में डालिए, यानी कि कैटेगरी 3 एआईएफ में हम आज के दिन इंडस्ट्री में सबसे बड़े हैं। एंड उसके अलावा फिर पीएमएस में अपने पास 16-18,000 करोड़ हैं। एंड गिफ्ट सिटी में ऑल्सो वी आर द लार्जेस्ट इन द इंडस्ट्री, जहाँ पे हमारे पास 2,000 करोड़ गिफ्ट सिटी में सिर्फ एक ही साल में एसेट्स इन्वेस्टर्स ने दिए हैं मैनेज करने के लिए। सो दिस इज द बैकग्राउंड। विद इन द प्रोडक्ट्स हम अपने ऑफरिंग्स को बहुत अलग तरीके से बकेट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी आपको मार्केट कैप के थीम पे बहुत सारे ऑफरिंग्स मिल जाते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, राइट? सो द रेगुलेटर हैज डन अ गुड जॉब कि मार्केट कैप को उन्होंने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। तो जब हम ऑल्टरनेट्स के ऑफरिंग्स के बारे में सोच रहे थे, उसके अराउंड एक स्ट्रेटेजी और उन्हें कैसे एक इन्हेंस्ड एक्सपीरियंस के तरह प्रेजेंट किया जाए, इसके बारे में जब सोचा जा रहा था, तो हमने देखा कि मार्केट कैप, लार्ज मिड स्मॉल वापस से पीएमएस में लाके या एएफ में लाके इन्वेस्टर्स के लिए ये कोई अलग वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं बन पाएगा। सो हमारे जो कोर ऑफरिंग्स हैं पीएमएस एएफ में 5 स्ट्रेटेजी हैं। पांचों स्ट्रेटेजी हमारे फाउंडर मिस्टर रामदेव अग्रवाल के एनुअल वेल्थ क्रिएशन स्टडीज पे बेस्ड है। हर एक वेल्थ क्रिएशन स्टडी का टॉपिक रहा है कि इन्वेस्टर्स का वेल्थ कैसे एनहेंस किया जाए, रिस्क को मायने रखते हुए इन्वेस्टर्स का रिटर्न और एक्सपीरियंस कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो इसमें से जो हमें 5 बेस्ट एंड मोस्ट इजीली एप्लीकेबल वेल्थ क्रिएशन स्टडीज मिले मिस्टर रामदेव जी के, उसका हमने फिर प्रोडक्ट लॉन्च किया। दी फर्स्ट वन एंड आर फ्लैगशिप फंड बीइंग फाउंडर स्ट्रेटेजी, जहां पे हमारे पास 17,000 करोड़ है एसेट्स, पीएमएस एआईएफ गिफ्ट सिटी मिला के। सेकेंड लार्जेस्ट बीइंग मिड टू मेगा, which is also a wealth creation study. Over there, we are looking at about 7,000 crores of assets. And thirdly, value migration, जो मैंने कहा 23 साल रनिंग पोर्टफोलियो है अपना, उसमें भी तकरीबन आज के दिन 5,000 crores का आपको एसेट्स मिल जाएगा। So all these three are actually thematic funds. Fund manager can go large cap, mid cap, small cap, anywhere as long as वो अपने एक डेडिकेटेड थीम के बिहाइंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हर एक थीम में हमारा डॉक्यूमेंटेड फॉर्मूला एंड स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है, विच हैज़ ओवर सेवरल ईयर्स डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग अल्फा। सो हमारा सोचना ऐसा है कि हम अगर थीम को फॉलो करें, रिसर्च को फॉलो करें एंड कंसिस्टेंटली अल्फा क्रिएट कर पाएं, दिस इज अ वैल्यू प्रोपोजिशन जो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिल पाएगा। सुगेन जी, जैसे अभी आपने कहा कि आपका लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट पीएमएस चल रहा है, तो वो टाइम पे तो हमने देखा है कि काफ़ी सारे बैंक भी थी अवेलेबल। वो टाइम पे बैंक भी ये शुरू कर सकती थी, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज भी थी। तो ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मोतीलाल ओसवाल के पास और एज अ हाउस, कि इतने
लंबे समय से ये पीएमएस चलते आ रहा है, उसमें काफ़ी श्योर अच्छे रिटर्न्स बनाए हुए हैं श्योर और लोगों का वेल्थ क्रिएशन हुआ है। तो आप अगर उसके ऊपर फ़ोकस करोगे, क्योंकि हमारा ये पर्टिकुलर चैनल जो है, हम लोग इसके ऊपर इन्वेस्टर एजुकेशन, इन्वेस्टर अवेयरनेस और इसमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कैसे किया जा सकता है और क्या-क्या परफेक्ट व्हीकल्स अवेलेबल है, उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फ़ोकस होता है। तो मैं चाहता हूँ आप उसके ऊपर थोड़ा-सा लाइट ये करें। एक्सीलेंट सो मोतीलाल ओसवाल ग्रुप का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ पिछले 40 सालों से रहा है इक्विटी रिसर्च। हुँ, हुँ। हम अपना इक्विटी रिसर्च 3 आवर्स पे चलाते हैं। इक्विटी सक्सेस 3 आवर्स पे चलाते हैं। वो है रिसर्च रिसर्च एंड रिसर्च, राइट। रिसर्च के बेसिस पे सबसे पहले 40 साल पहले हमारा ऑफरिंग आया था स्टॉक ब्रोकिंग का, हुँ, हुँ। राइट, विच वाज रिसर्च लेड। उस समय रिसर्च लेड ब्रोकर्स नहीं होते थे, एग्जीक्यूशन लेड ब्रोकर्स होते बिल्कुल। थे, राइट। फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड एडवाइजिंग द राइट स्टॉक टू द राइट क्लाइंट्स, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी थ्रू फंडामेंटल नंबर्स हुँ, हुँ। rather देन मार्केट रूमर्स। इस तरीके से जब अपना स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस बड़ा होने लगा और हमारे रिसर्च कॉल्स लोगों के नज़रिए में आने लगे कि मोतीलाल सही रिसर्च कॉल देते हैं, तो काफ़ी इन्वेस्टर्स ने हमारे प्रमोटर्स से कहा दैट व्हाई डोंट यू मैनेज आवर मनी, व्हाई आर यू जस्ट गिविंग एडवाइस। तब जाके ये समझ में आया दैट देयर इज अ गैप, देयर इज अ नीड हुँ, हुँ। फॉर अ एंड टू एंड मनी मैनेजमेंट प्रोडक्ट। हुँ, एंड उस समय फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बैनर के अंदर 5 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टर का डीमैट में वी वर एबल टू बाय एंड सेल स्टॉक्स हुँ, as per our research without the limitations of what a mutual fund is allowed and not allowed to do, हुँ, so that we can give the right experience and right returns to the investors. So initially it was a small strategy where we had our own broking clients choosing to give the group money to manage. Over time फिर वो PMS को हमने AMC के अम्ब्रेला में मूव किया, एंड फिर वही AMC करीब 10 साल बाद 2013 ऑनवर्ड्स से म्यूचुअल फंड्स भी लॉन्च किए। एंड एज वी सिट हियर टुडे AIF लॉन्च हो चुके हैं 2017 से, एंड गिफ्ट सिटी लॉन्च हुआ 2024 से। ओके। तो हम और डीप डाइव करना चाहेंगे इसमें। जब हम लोग कहते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट, पीएमएस, ऑल्टरनेट, तो हर एक पीएमएस हाउस का एक इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी होता है और करेक्ट। हमने रामदेव जी के वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ भी काफ़ी अटेंड किए हुए हैं और हमेशा वो मतलब चैनल्स पे, यूट्यूब पे उनकी स्टॉक यस सिलेक्शन प्रोसेस और एज़ अ हाउस एक थीम होगी। तो हम आपसे भी सुनना चाहेंगे कि यस एक आपका इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी क्या है? और मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी का जो ये टर्मिनोलॉजी का उदय जो हुआ है, यस शायद आपके ही फंड हाउस से दैट्स हुआ है। राइट या दैट्स राइट तो हम आपसे भी सुनना चाहेंगे एग्ज़ैक्टली कि ये आपका इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी क्या है एज़ अ या हाउस? So, as a house, we believe in something called radical transparency. हुँ, हुँ, यानी कि हम बहुत खुल के अपने इन्वेस्टर्स को बताना चाहते हैं कि हम उनका पैसा कैसे मैनेज करेंगे, हुँ, ताकि उनको भी माइंड में संतुष्टि रहे कि हुँ, उनके पैसे को एकदम प्रोफेशनल एंड रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेसेस के नज़रिए से हम उनका पैसा मैनेज कर रहे हैं। हुँ, So, very rightly said by you, ours was the first documented investment philosophy in the industry. हुँ, हुँ, The acronyms which we follow is QGLP, हुँ, हुँ, which is for quality, growth, longevity and price. हुँ, बहुत ही सिंपली इसको अगर अपने समझें तो क्वालिटी इज इन 2 पार्ट्स। क्वालिटी ऑफ द बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हुँ, हुँ, उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ द प्रमोटर भी देखना चाहिए। हुँ, 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 ये हमें सीख मिली मिस्टर वॉरेन बफेट से, हुँ, who focuses on the quality of manager हुँ, far more even than the quality of business, because actually at the end of the day it is the owner and the promoter who is driving हुँ, the culture of the business and driving the growth of the business. So having the right promoter is very important.
बट ये दोनों ही पार्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला फ़िल्टर हम क्वालिटी पे ही लगाते हैं पूरे इंडस्ट्री पे। इनफैक्ट मार्केट में करीब 6000 लिस्टेड कंपनीज होंगे आज के दिन। हमारे स्ट्रिक्ट क्वालिटी पैरामीटर्स लगाने के बाद तकरीबन 500-600 कंपनी ही बचती हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करने के बारे में फिर आगे एफर्ट करें। The second is growth. Now this is very important क्योंकि मोतीलाल ओसवाल AMC as a house is a growth practitioner. हमें वही कंपनीज चाहिए जो अपना प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ा पा रहे हैं। इसका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है क्योंकि सदियों से इक्विटी मार्केट्स में कहा जाता है दैट स्टॉक्स आर स्लेव्स टू अर्निंग्स। अब इसका मतलब क्या होता है? स्टॉक यानी कि स्टॉक का प्राइस, स्लेव यानी कि टोटली डिपेंडेंट अपॉन अर्निंग्स, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि अगर कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है ईयर ऑन ईयर तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट रह रहा है, चाहे वो जितना ही अच्छा प्रॉफिट हो पर फ्लैट है, भाव नीचे आना ही है। तो भाव या तो फ्लैट रह जाएगा या नीचे आ सकता है। थर्ड, अगर कंपनी का प्रॉफिट घट रहा है तो तब तो आप गारंटी समझिए कि इसका प्राइस भी नीचे आना है। सो द वे टू यूज दिस टू आवर एडवांटेज इज, अगर आप ब्लूमबर्ग के नंबर्स देखेंगे, ब्लूमबर्ग करीब 30 रिसर्च हाउसेस के नंबर्स को लेके एग्रीगेट करते हैं। सो ब्लूमबर्ग के नंबर्स के हिसाब से हमारा जो ब्रॉड इंडेक्स है निफ्टी 500, उसमें प्रॉफिट ग्रोथ कंपनीज का होने वाला है तकरीबन 15% कैगर अगले 2 साल के लिए। ये लेटेस्ट नंबर्स हैं। सो हम जो ग्रोथ प्रैक्टिशनर्स हैं, पोर्टफोलियोज बना रहे हैं जहां पे अर्निंग ग्रोथ मिनिमम 2 टाइम्स ना तो इवन 3 टाइम्स हो। यानी कि जो मेरे फ्लैगशिप फंड्स हैं, आप देखोगे फॉरवर्ड अर्निंग्स अगले 2 साल का ब्लूमबर्ग स्टडी ऑन मोतीलाल पोर्टफोलियो, आपको मिलेंगे अर्निंग ग्रोथ 40%। एंड इवन इन दी लार्जर AUM स्कीम्स ऑफ आवर्स आपको मिनिमम आज के दिन 25-30% अर्निंग ग्रोथ आगे का बिल्कुल दिखेगा। सो दिस इज व्हाट सेट्स अस अपार्ट, क्योंकि इंडिया में करीब 80% AUM वैल्यू इन्वेस्टिंग के पीछे प्रोसेसेस बनाए हैं एंड उस तरीके से अपना अल्फा भी ला पा रहे हैं, विच इज अ वेरी वैलिड वे ऑफ मेकिंग मनी। हाउएवर हम ग्रोथ स्टाइल प्रिफर करते हैं, हम ग्रोथ स्टाइल प्रैक्टिस करते हैं और हम ग्रोथ स्टाइल के एक्सपर्ट हैं। आज क्लाइंट को मल्टीपल स्टाइल्स एक पोर्टफोलियो में दे के आप सबसे बड़ा फायदा ये कर पाएंगे कि दोनों स्टाइल के जो इनहेरेंट वॉलेटिलिटी होती है वो एक दूसरे को काट देती है। अगर आप 2 वेव्स लें, एक थोड़ा सा क्लास 12 साइंस में जाएं या क्लास 10 साइंस में जाएं, 2 वेव्स अगर एक दूसरे में कोलाइड करते हैं तो वो फ्लैटर लाइन बन जाते हैं, राइट? सो अगर आप 2 स्टाइल के वॉलेटिलिटी को एक साथ एक पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे, द ओवरऑल वॉलेटिलिटी विच हैपेंस और द ओवरऑल एक्सपीरियंस विच द इन्वेस्टर गेट्स बिकम स्मूदर। और यही सबसे बड़ा आज के दिन एडवांटेज है वेल्थ मैनेजर के हाथ में, टू बी एबल टू टेक दीज डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द इंडस्ट्री, पुट देम टुगेदर टू गिव अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। और सुज्ञान जी, जब ये टर्म्स हम लोग सुनते हैं ऑल्टरनेट्स, तो एक्चुअली Yes. जो लोग फिनांस फील्ड से नहीं है तो उनके लिए एक नई टर्म बोल सकते हैं, हम लोग टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं। Sure. और बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जैसे भी फैमिली ऑफिसेस है, अल्ट्रा एच वगैरह, दे आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस टर्म्स, और बड़े वेल्थ मैनेजर उनके पास जाते हैं और वो इन्वेस्ट भी करते हैं। बट जो एक मिडिल क्लास है या फिर अपर मिडिल क्लास सेगमेंट है, जिनके पास ये ऑल्टरनेट्स में इन्वेस्टमेंट करने इतने पैसे भी होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एसेट क्लास अभी तक उनको मालूम है नहीं। जैसे भी हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड सही है, अच्छा खासा कैंपेन चल रहा है, Correct. वहाँ पे पैसा भी आ रहा है,
लोगों यस, का अवेयरनेस बढ़ रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है, और हमने ये भी देखा है सेम टाइम कि अल्टरनेटिव इज ग्रोइंग बिग बेटर देन द म्यूचुअल फंड। यस। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको अल्टरनेटिव टर्म्स ही नहीं मालूम है, हुँ, तो आप वहाँ से अगर शुरुआत करते हो तो दर्शकों को थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि एग्जैक्टली हम क्या कहना चाहते हैं। राइट। एब्सोल्युटली। सो लेट्स टेक अ स्टेप बैक या एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम बेसिक्स। सेबी हमारे रेगुलेटर हैं इक्विटी मार्केट के। सेबी ने 3 प्रोडक्ट बास्केट अप्रूव किए हैं। एक है म्यूचुअल फंड्स, जिसके बारे में हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, जो उसको हम पीएमएस पीएमएस कहते कहते हैं। हैं। राइट। थर्ड है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको हम एआईएफ कहते हैं। पीएमएस एंड एआईएफ के बकेट को कंबाइंड ऑल्टरनेट्स कहा जाता है। राइट, सो ऑल्टरनेट्स टर्म बहुत ही सिंपली अपने सामने क्लियर हो गया। अब जो पीएमएस या एआईएफ है, ये दोनों जो प्रोडक्ट बास्केट हैं, इनमें बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, जो इन्वेस्टर्स अगर ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस का नोट कर लें तो दे विल बी एबल टू मेक द बेस्ट चॉइस फॉर देमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट विथ पीएमएस। व्हाई डू पीपल चूज पीएमएस ओवर म्यूचुअल फंड? पीएमएस में सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज इज 50 लाख रुपीस, जबकि म्यूचुअल फंड में it is only about 500 rupees for lump sum investment. So there is a very big difference right there कि रेगुलेटर हमसे कह रहे हैं कि पीएमएस में एचएनआई ऑनवर्ड्स इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करें। पीएमएस के फिर एडवांटेजेस क्या मिलने चाहिए? उसके बारे में समझने के लिए पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। व्हेन यू ओपन अ पीएमएस अकाउंट, a manufacturer like me will open a डीमैट अकाउंट फॉर द इन्वेस्टर। मतलब इन्वेस्टर के नाम पे ही डीमैट अकाउंट खोलेंगे। जो पैसे इन्वेस्टर हमें देंगे मैनेज करने के लिए, फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस, उसके जो हम स्टॉक्स खरीदते हैं, वो स्टॉक्स इन्वेस्टर के ये नए डीमैट अकाउंट में ही प्लेसमेंट होगा। ओके। अब इसके बहुत एडवांटेजेस निकल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर इज एबल टू सी एग्जैक्टली कोई भी दिन पे उनके डीमैट अकाउंट में कौन से स्टॉक्स हैं, क्या नाम है, क्या क्वांटिटी में लिए गए हैं, परचेज वैल्यू क्या है, परचेज डेट क्या है, परचेज रेट क्या है, एंड व्हेन द सेल हैपेंस द सेम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, इंक्लूडिंग प्रॉफिट कितना हुआ, सेल प्राइस कितना था, सेल डेट क्या था, एंड CAGR रिटर्न उनका एक एक कंपनी के लेवल पे कितना बना। नाउ दिस काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज नॉट अवेलेबल इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में तो हम सबको पता ही है कि मंथ एंड एक फैक्ट शीट निकलता है, फैक्ट शीट में स्टॉक के नाम और परसेंटेजेस होते हैं। आपको कभी भी बाय प्राइस, बाय डेट, CAGR रिटर्न, कितना एवरेजिंग हुआ, कैसे कैसे एंट्री हुआ, कैसे कैसे एग्जिट हुआ, वो नहीं इंफॉर्मेशन कोई भी आपको मैन्युफैक्चरर डिस्क्लोज करके देगा। बट पीएमएस में ये पूरा ट्रांसपेरेंसी है। नाउ फॉर अ एफ्लुएंट और एन HNI इन्वेस्टर जो कुछ बड़े पैसे लगाने को तैयार हैं, दिस ट्रांसपेरेंसी कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इट कैन बी अ नीड फॉर एन इंडिविजुअल टू हैव दिस इंफॉर्मेशन, टू बी सिक्योर एंड टू नो कि देयर मनी इज बीइंग मैनेज्ड प्रोफेशनली। एक दूसरा इसमें नीड तब आता है कि इन्वेस्टर इज हिमसेल्फ वेरी कीन इन इक्विटी एंड ही वुड लाइक टू बी इन्फॉर्म्ड बिकॉज इट इग्नाइट्स हिज पैशन। राइट, तो अगर वो इक्विटी खुद ट्रैक कर रहे हैं और खुद वो देख पाए कि उनका पैसा कैसे इन्वेस्ट हो रहा है टाइम टू टाइम, दैट कैन रियली एड quality to his experience. This is only possible in PMS. Okay. Second very big advantage is the fact that PMS में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस होते हैं, वो आप अपने पर्सनल जो डीमैट चल रहे हैं, आप अगर कुछ बाई सेल ट्रांजैक्शंस खुद कर रहे हैं या आप ट्रेडर हैं, तो ये दोनों टैक्स सेट ऑफ हो सकते हैं।
which is not possible in mutual fund. थोड़ा अगर आप डिटेल में बता पाओ Yes, म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे काम करते हैं? आप जब यूनिट खरीदें, फिर जब आप यूनिट बेचें, तो उस दिन तक जो गेन या लॉस हुआ, अगर 1 साल से ज्यादा होल्डिंग रहा तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा, 12.5% टैक्स लग जाएगा। अगर आपने 1 साल के अंदर बेच दिया तो जो भी गेन या लॉस है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस माना जाएगा, एंड गेन हुआ तो 20% का रेट आपको लगेगा, राइट? नाउ अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड को 5 साल बाद बेचा, तो ये टैक्स इम्प्लीकेशन 5 साल बाद आना है और एक साथ आना है, करेक्ट? पीएमएस में टैक्स इज ड्यू एवरी फाइनेंशियल ईयर एंड, यानी कि आपको अपना कैपिटल गेन लॉस स्टेटमेंट हर फाइनेंशियल ईयर एंड में मिल जाएगा। उसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, गेन लॉस चारों आपको बकेट देखने को मिलेंगे। ट्रेड हुए हैं आपके खुद के डीमैट में, सो दैट टैक्स लायबिलिटी इज योर्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल, उसी साल आपके पर्सनल डीमैट अकाउंट में कोई शॉर्ट टर्म लॉसेज हुए, but at the same time the PMS fund manager has made short term capital gain in that same financial year. तो आप उसी साल ये दोनों चीजों को ऑफसेट कर देंगे, so you have saved tax within that 1 year itself. All right, the same thing can work opposite direction also, जहां आपने अपने पोर्टफोलियो में गेन किया है बट फंड मैनेजर ने कुछ लॉस बुक कर दिए टू एग्जिट, to get into better opportunity. So again, these two things can work in a set-off manner. So time to time you are doing tax set-off, saving money and saving time value of the money as well. क्योंकि आप वेट नहीं कर रहे हैं कि जब मेरा म्यूचुअल फंड बिकेगा तभी मेरे को उसका टैक्स सेट ऑफ मिलेगा। तो जैसे अभी हम लोग का कंपैरिजन कर ही रहे, तो जैसे अभी हमने म्यूचुअल फंड और पीएमएस का देखा, तो अगर उसको बीच में अगर हम लोग एआईएफ को भी अगर लेके आते हो तो वहाँ पे Yes. टैक्सेशन कैसे रहेगा? Fantastic. This is the right time to actually bring it in also, क्योंकि AIF में लगना तो वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, रेट भी वही लगना है सर। अच्छा, 12.5% लॉन्ग टर्म में लगेगा और शॉर्ट टर्म में 20% ही लगेगा। नाउ द एडेड लेयर ओवर हियर इज कि पीएमएस में द इन्वेस्टर वाज लायबल टू पे द टैक्स एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, बट एआईएफ में एआईएफ का स्कीम खुद ही टैक्स पे कर देता है गवर्नमेंट को। अच्छा, स्कीम लेवल पे लगता है। स्कीम लेवल, यानी कि द मैन्युफैक्चरर, मी मोतीलाल ओसवाल, आई एम लायबल टू पे द गवर्नमेंट, एंड स्कीम से ही हम पैसे डेबिट करके क्वार्टरली बेसिस पे जो जो ट्रेड हुए हैं उस क्वार्टर में, उस हिसाब से ऑडिटर के कैलकुलेशन पे गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। ओके, सो नाउ इन्वेस्टर जब रिडीम करते हैं एआईएफ के यूनिट्स, जो भी 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद, तो उनको मिलेंगे टैक्स पेड कैपिटल। आई एम ओनली क्लैरिफाइंग माई वर्ड, टैक्स फ्री नहीं, क्योंकि टैक्स किसी ने तो पे कर दिया है, मैं तो पे कर चुका हूं स्कीम लेवल के थ्रू। अल्टीमेटली वो इन्वेस्टर का ही पैसा था जो डेबिट करके मेरे को गवर्नमेंट को देना पड़ा, बट द मैन्युफैक्चरर डिड इट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। आपको एफर्ट नहीं करना पड़ा हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में। ओके, बट इसके अगेंस्ट में एक अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि जो मैं पेमेंट करूंगा गवर्नमेंट को, वो स्कीम के पैन कार्ड पे पेमेंट हुई है। ओके, व्हाट दैट मीन्स इज, इन्वेस्टर के डीमैट में जो प्लसेस या माइनसेस होंगे साल में, जो मैं कह रहा था कि पीएमएस में सेट ऑफ मिल सकता है, वो एआईएफ में नहीं मिल सकता है। So the convenience of tax payment is very high, rate is the same, but now the set of facility is not available in AIF as it was available in the PMS. बट हमने ये देखा है कि मोस्टली अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि किसी को भी टैक्स भरने को अच्छा नहीं लगता Correct. है, राइट? तो यही एक रीज़न हो सकता है क्या कि एआईएफ का इतना ग्रो हो रहा है, और जैसे हमने देखा है कि परसेंटेज वाइज एआईएफ इंडस्ट्री इज ग्रोइंग
बेटर एंड मोर देन द म्यूचुअल Yes. फंड इंडस्ट्री। तो जो स्मार्ट मनी है या फिर जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, Yes. जिनको हम लोग एचएनआईस कहते हैं, फैमिली ऑफिसेस कहते हैं, तो दे आर Yes. इन्वेस्टिंग थ्रू दिस एआईएफ रूट। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। एएफ का ग्रोथ रेट पीएमएस से भी ज़्यादा है, जबकि वो रिलेटिवली नया बास्केट है। And you are also right in saying that the convenience of tax being paid by the scheme शायद सबसे बड़ा पॉजिटिव रीजन है एआईएफ प्रोडक्ट्स के ग्रोथ रेट का। However, the reality is that एआईएफ में काफ़ी और भी एडवांटेजेस हैं, जिसके वजह से इट बिकम्स a preferred choice for a lot of the investors. For example, अपने क्लोज्ड एंडेड एआईएफ के बारे में बात करते हैं। क्लोज्ड एंडेड एआईएफ वो होता है जहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट है रेगुलेटर का, विच इज़ 1 करोड़ रुपीज, वो आप पार्ट पार्ट में इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं एज पर दी स्कीम ऑब्जेक्टिव्स विच विल बी शेयर्ड टू यू बिफोर यू मेक योर डिसीजन। नाउ इन क्लोज्ड एंडेड फंड क्योंकि पैसे इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि फंड मैनेजर कैन गिव बाय कॉल। फंड मैनेजर को अगर मार्केट में वैल्यूएशंस बढ़िया लगे, टाइमिंग सही लगे, या कुछ नए ग्रुप ऑफ कंपनीज में उनका रिसर्च कहता है कि उन्हें एंट्री लेना चाहिए, he can inform the investor to give the next installment. ओके। अब यही आप सोचिए म्यूचुअल फंड या पीएमएस में कभी हो ही नहीं सकता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस बोथ आर रनिंग प्रोडक्ट, रनिंग ट्रेन है वो। इन्वेस्टर को डिसाइड करने हैं कि कब वो एंटर करें और कब वो एग्जिट करें। आपको म्यूचुअल फंड मैनेजर कभी नोटिस नहीं भेज सकता है या एक मैसेज या ईमेल नहीं भेज सकता है कि आप मेरे को नया पैसा एलोकेट कर दो। दैट इज द फुल चॉइस ऑफ इन्वेस्टर एंड वेल्थ मैनेजर कंबाइंड डिसीजन। एआईएफ इज द ओनली प्रोडक्ट जहां एआईएफ का फंड मैनेजर इन्वेस्टर से डायरेक्टली बात कर सकता है बाय वे ऑफ कॉलिंग फॉर द मनी एट द राइट टाइम। ओके। तो जो हम कहते हैं एक बार कि इन्वेस्टर्स शुड नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट टू मच, क्यों कहते हैं? बिकॉज इन्वेस्टर्स आर बिजी इन देयर प्रोफेशन, इन्वेस्टर्स आर बिजी इन देयर रनिंग देयर ओन बिजनेस, जबकि फंड मैनेजर का 24 घंटे काम है अपने पोर्टफोलियो को चलाना। तो ही इज अ डेडिकेटेड प्रोफेशनल टूवर्ड्स द पोर्टफोलियो। सो हियरिंग and understanding the reason why he wants money today can be very valuable for the investor. वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं रहती है सही टाइम पे इन्वेस्ट कर लेने का, वो फिर इन्वेस्टर के कंधे से हट के फंड मैनेजर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। यही एडवांटेज एग्जिट में भी काम आता है, क्योंकि क्लोज्ड एंडेड एआईएफ का मतलब होता है देयर इज अ मैच्योरिटी डेट। नाउ नियर द मैच्योरिटी डेट फंड मैनेजर खुद से कॉल ले सकते हैं कि उनको कैसे फंड को वाइंड डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मैच्योरिटी डेट है 31 मार्च और मैं हूं जनवरी में, यानी कि 3 months आर लेफ्ट फॉर मैच्योरिटी, मार्केट एज अ फंड मैनेजर मुझे महंगा लग रहा है, तो मैं ये लास्ट 3 महीने में रिस्क नहीं लूंगा ना। मैं लार्ज कैप में आ जाऊंगा, कैश कॉल ले लूंगा, पार्शियल मनी रिटर्न कर दूंगा। अल्टीमेटली संतोष जी, इट इज अबाउट प्रोटेक्टिंग द XIRR रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर। ओके। एंड एआईएफ अलाउज कि फंड मैनेजर इसमें फिर अपने एक्सपर्टीज से XIR को प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव भी कर पाए। अब यही सेम फीचर आपको पीएमएस और म्यूचुअल फंड में कभी नहीं मिल पाएंगे। ओके। और उसमें अगर हम लोग और डीप डाइव करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली जो म्यूचुअल फंड में नहीं है, पीएमएस में नहीं है, एएफ में एग्जैक्टली ऐसे क्या चीज़ें जो फंड मैनेजर कर सकता है और ऐसे क्या यूनिक बनाता है, और अपने जो ग्रोथ रेट देखा है एएफ में वो काफ़ी फिनोमिनल है, तो उसके बारे में आप अगर कुछ कहना चाहोगे? यस, ऑफ कोर्स। सो एआईएफ एक चीज कर सकते हैं जो पीएमएस और म्यूचुअल फंड नहीं कर सकते। अच्छा।
which is buying unlisted companies in the portfolio. ओके So category 3 AIF में regulator has allowed कि 49% of the portfolio unlisted companies में भी invest हो सकते हैं. Now unlisted is a very broad word. Yeah. मोतीलाल ओसवाल इस रेगुलेशन या एडवांटेज का कैसे एडवांटेज लेते हैं? ओके सो एज अ हाउस वी डिस्कस्ड कि मोतीलाल का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है रिसर्च. अब ये रिसर्च को हमने स्टॉक ब्रोकिंग में के नज़रिए से देखा, फिर हमने एसेट मैनेजमेंट के नज़रिए से देखा, बट यही रिसर्च हमारे ग्रुप को बहुत सक्सेसफुल बिजनेसेस दिए हैं, लाइक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टिंग, ओके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट वेल्थ. अब ये सारे जो बिजनेसेस इक्विटी में ही काम करते हैं, बट अलग अलग मार्केट के सेगमेंट के साथ काम करते हैं. जैसे प्राइवेट इक्विटी टीम से हमें इंफॉर्मेशन या अपॉर्चुनिटी मिलती है डील्स की, जहाँ पे कंपनी आज अनलिस्टेड तो है, बट अगले 1 से 2 साल के अंदर अंदर उनकी लिस्टिंग होनी है. ओके और उन्हें ग्रोथ कैपिटल चाहिए, यानी कि उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए, इक्विटी मिलेगा, बट वो फिर अपने कंपनी के ग्रोथ में वो पैसे को डिप्लॉय करेंगे. ओके इसका क्या मतलब हुआ कि अगले 1-2 साल में ये कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ना है. अगर प्रमोटर को आज 100 करोड़ मिल जाए और वो उसको इन्वेस्ट करे अपने बिजनेस में, नॉट एज एन एग्जिट, अपने बिजनेस में, तो वो उसके वैल्यूएशंस पे तो 4 चांद लगा देंगे ना. एंड एज एन इन्वेस्टर आई गेट अ बेटर एग्जिट 1 to 2 years लेटर. शॉर्ट टर्म ही है, ऑलमोस्ट 1 to 2 year. इतना पेशेंस तो है ही हम में, बीइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. दूसरे अपॉर्चुनिटी आते हैं हमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के थ्रू, बिकॉज मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज हेल्पिंग प्रमोटर इन देयर आईपीओ जर्नी. तो 1 साल पहले का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है वो हमारा एआईएफ दे सकते हैं प्रमोटर को. अगेन दैट विल ऑफ कोर्स लीड टू बेटर वैल्यूएशन एंड बेटर रिटर्न. हमारे जो प्राइवेट वेल्थ अल्ट्रा एचएनआई या फैमिली ऑफिस डेस्क मैनेज करते हैं, दे गेट टू इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ प्रमोटर जिनकी खुद की कंपनी का लिस्टिंग होने वाला हो अगले 1-2 साल के अंदर में. सो देन वी कैन इंटरैक्ट विद दीज प्रमोटर्स एज इन्वेस्टर, एंड हम शायद उनके कंपनी में एक छोटा सा स्टेक ले पाए उनके आईपीओ होने के पहले. सो हमारे जो एआईएफ के इन्वेस्टर्स हैं उनको फिर ये एक्सक्लूसिव डील्स का एक तो एडवांटेज मिल गया कि जो उनके पास है वो पूरे इंडस्ट्री में किसी के पास है नहीं, क्योंकि हमने तो डायरेक्टली प्रमोटर से खरीदा था. पर सेकेंडली हम ये कोई एक्सक्लूसिविटी के लिए नहीं कर रहे हैं. दिस इज अ वेरी लो रिस्क वे ऑफ एडिंग अल्फा टू द क्लाइंट्स रिटर्न्स. ओके एक एग्जांपल देता हूँ. पिछले साल वी वर एबल टू गेट इन टू अ कंपनी कॉल्ड वन सोर्स फार्मा. ये जो हमारे डायबिटीज़ के नए इंजेक्शन आए हैं, ये उसके पीछे जो एक स्पेशलिटी केमिकल लगता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. ओके तो हमें अपने ग्रुप के रिसोर्सेज के थ्रू डायरेक्टली फ्रॉम प्रमोटर हमें इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिला. हमने अपने एआईएफ इन्वेस्टर्स के लिए उनके एआईएफ स्कीम में लिया. नाउ विद इन 5 months ये कंपनी का लिस्टिंग हो गया. अच्छा तो हमें करीब 1300-1400 रुपए के रेट में एंट्री मिला, और लिस्टिंग के दिन पर इसके वैल्यूएशन थे 2000 या 2100 रुपए. तो 50% गेन इन 5 months, and we had about 5-6% of the portfolio allocation. So on top of that 2025 कैलेंडर ईयर में मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में ही था. तो नेगेटिव मार्केट में हमें 3% का अल्फा मिल गया, एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी भी स्मूथ हुआ क्योंकि गेन्स आए घटते हुए मार्केट सिनारियो में. एक्सक्लूसिविटी भी मिला इन्वेस्टर्स को कि एआईएफ में 1 करोड़ कमिट किया है, तो फिर द
ways in which Mhm. the alpha is being created, that universe is expanding. So there are several advantages which a full service manufacturer like us can bring to the table given the AIF platform. सुज्ञान जी, मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा दर्शकों को। व्हेन ही इज सेइंग अनलिस्टेड शेयर्स, मतलब अनलिस्टेड शेयर्स आजकल हम लोग जो मार्केट में सुनते हैं, बहुत सारे जो ट्रेंडिंग में होते हैं या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो होता है, ये वो अनलिस्टेड शेयर्स नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जो सिर्फ प्राइवेट डील की जा सकती है और जो सिर्फ एआई रूट से ही होती है, क्योंकि वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को अलाउड नहीं होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको एक बड़ा डील करना होता है, जैसे कुछ टेक बेस्ड कंपनीज होती है, फार्मा कंपनीज हो सकती है, हाई ग्रोथ कंपनीज होती है। तो एआईएफ में एक वो अनड्यू एडवांटेज होता है, वेरी दे कैन टेक द बिगर स्टेक एट द राइट टाइम, सो दे कैन सेल दैट पर्टिकुलर स्टेक एट द लिस्टिंग टाइम, और मे बी दे कैन कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर कंपनी, राइट? Perfect. Absolutely. यस। तो सुज्ञान जी, आगे बढ़ते हुए हमने ये देखा है कि ये पीएमएस, एआईएफ और गिफ्ट सिटी एक ही अम्ब्रेला में आता है, राइट? Yes. तो अभी तक हमने पीएमएस और एआईएफ का तो समझ लिया आपसे कि पीएमएस एग्जैक्टली क्या होता है, एआईएफ क्या होते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, और कितना टैक्स एफिशिएंट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि गिफ्ट सिटी मोर और लेस बहुत सारे लोगों ने सुना रहेगा, सबको मालूम है, बट हम चाहते हैं कि हम उसमें भी डीप डाइव करें कि गिफ्ट सिटी एग्जैक्टली क्या है, किस लिए बनाया गया है, कौन कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है और कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और उसके Sure. क्या फ़ायदे हैं, राइट? Sure. तो आप गिफ्ट सिटी के बारे में बताइए प्लीज़। So, Gift City is a very big boon to our industry. सबसे पहले गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। ऑलराइट, ये एक SCZ है, सोशल क्या बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल, ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहाँ पे दी नॉर्मल टैक्सेशन एंड कैपिटल मार्केट रेगुलेशन रूल्स विल नॉट अप्लाई। एक नया रेगुलेटर को ये एरिया दिया गया है मैनेज करने के लिए। वो रेगुलेटर सेबी नहीं है, वो है IFSC। एंड इनसे कहा गया है टू मेक गिफ्ट सिटी अ वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म जहां पे इंटरनेशनल पैसा इंडिया में आ पाए। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं कि इन्वेस्टर्स डॉलर में पैसा इन्वेस्ट करें। ईज ऑफ ऑनबोर्डिंग, इन्वेस्टर्स को वर्ल्ड क्लास बनाया गया है। टाइमिंग ऑफ ऑनबोर्डिंग बहुत ही शॉर्टन करके स्पीड पर फोकस किया गया है ताकि जैसे ही डिसीजन ले पाएं उसके कुछ ही दिनों में इन्वेस्टमेंट भी हो जाए। एंड फॉर एग्जांपल, जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है थ्रू सेबी टू इन्वेस्ट इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो डॉक्यूमेंटेशन को भी एकदम से मिनिमल किया जाए ताकि ग्लोब में कहीं भी इन्वेस्टर बैठे हों, उनका कोई भी नेशनैलिटी हो या फिर वो इंडियन ओरिजिन के हों या NRI हों या वो कंपनी हो, पार्टनरशिप हो या फिर ट्रस्ट हो, everyone is welcome to India's gift city. ओके। ऑलराइट, अब एक एक पार्ट लेके इस पे क्विकली समझ लेते हैं कि एक्चुअल एडवांटेज फिर क्या निकल के आ रहा है। सो व्हेन वी से डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ही कम कर दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इन्वेस्टर को पैन कार्ड नहीं चाहिए, आधार कार्ड नहीं चाहिए, इंडियन एड्रेस प्रूफ नहीं चाहिए। तो बेसिकली दिस इज मोर फ्रेंडली टू एनआरआई क्लाइंट्स। NRI is one subset. ओके। NRI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि दे हैव वेरी लेस कनेक्ट विथ इंडिया एक्सेप्ट कि उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स शायद इंडिया में बॉर्न हुए होंगे। एक इमोशनल कनेक्ट। एब्सोल्युटली। थर्ड इज फॉरेन सिटीजन, नो कनेक्ट विथ इंडिया, ओके। मोस्ट वेलकम। एंड फोर्थ ग्रुप इज द स्ट्रक्चर्स, ट्रस्ट, कंपनी, पार्टनरशिप। सबके लिए एप्लीकेबल है। अच्छा। बिकॉज आज के दिन अगर कोई ट्रस्ट, कंपनी या पार्टनरशिप
फॉरेन बेस्ड इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना कैपिटल, तो हम्म, उनको अपने आप को सबसे पहले एफआईआई रजिस्टर करना पड़ेगा, ओके। उन्हें पैन कार्ड लेना पड़ेगा, उन्हें एक ऑफिस दिखाना पड़ेगा, राइट? ऑल दीज थिंग्स आर नाउ नॉट रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीज़ें बाईपास होके डायरेक्टली वो गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडियन मार्केट्स में, ये आप कहना Yes, चाहते हो? absolutely. There is no bypassing, Santoshi. These are the global standards, ओके, or IFSC is following global standards. ओके। Okay, we recognize them as international investors. हम recognize कर रहे हैं कि आपको इंडिया में अगर टैक्स नहीं भरना है तो आपको पैन कार्ड की जरूरत नहीं होनी चाहिए। See, this was only possible जब वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना, एंड जब वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्पेशल रेगुलेशंस लगे कि नॉर्मल इनकम टैक्स कोड नहीं फॉलो होगा, नॉर्मल जीएसटी कोड नहीं फॉलो होगा, तभी जाके आप फिर ये नए प्रोसेसेस बना पाएंगे ना, राइट। कि आपको पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, आपको ऑफिस की जरूरत नहीं है, आपको इंडियन बैंक अकाउंट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर डायरेक्टली हम मैन्युफैक्चरर के बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दें, जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड। अभी जैसे सुज्ञान जी, हम लोग काफ़ी एनआरआई से बात करते तो हमेशा परेशान ये होते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट करना है, बट वो पहले पैसा बैंक में भेजो, करेक्ट। करेंसी को कन्वर्ट कर लो, यस। उसके बाद में फिर बैंक वाले को भी पता चल जाता है कि अरे आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो फ़ोन कर लेता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये काफ़ी सुविधा हुई है मेरे ख्याल से एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए कि डायरेक्टली विदाउट यहाँ पे बैंक को इन्फॉर्म किए बिना वो कोई भी कंट्रीज़ में, जैसे मान लो अगर दुबई में है तो दिरहम से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और यूएस में है तो शायद डॉलर यूएस टर्म्स डॉलर। में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और जब पैसा रिटर्न जाएगा तो मुझे लगता है वही उनकी जो रिस्पेक्टिव करेंसीज है उसमें उनको मिलेगा पैसा। मैं इज दैट क्लैरिफाई ट्रू? कर देता हूँ। फॉर इक्विटी इन्वेस्टिंग हम्म, रेगुलेटर ने कहा है अभी तक हमें यूएस डॉलर में ही पैसे लेने हैं। ओके। ऑल राइट, सो फॉर इट्स वेरी इजी फॉर अ फॉरेन इन्वेस्टर टू कन्वर्ट टू यूएस डॉलर, ओके। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कन्वर्ट टू इंडियन रुपी। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब दिरहम का करेंसी यूएस डॉलर से पेग्ड है, तो उसमें कोई अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन का बात ही नहीं है। यूएस डॉलर वाले, यूएस में रहने वाले डॉलर आराम से बेच सकते हैं। सिंगापुर डॉलर टू यूएस डॉलर कन्वर्जन आप अपने खुद के बैंक के नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। ऑलराइट, पाउंड टू यूएस डॉलर वेरी इजी टू डू, ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू यूएस डॉलर very easy to do, right? So today as an industry we are accepting US dollar, but yes, redemption के टाइम में आपको US डॉलर मिल जाएगा आपके होम अकाउंट में, जिस अकाउंट से पैसे आए उसी अकाउंट में हम वापस रिडेम्पशन का पैसा भी डाल देंगे। ओके। तो it makes it very simple. The main cost was coming during conversion to Indian rupee. अब यूएस डॉलर टू इंडियन रुपी में भी करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट यानी कि सर्विस फी ऑफ द कन्वर्टर इज एनीवेयर बिटवीन 2 to 3%। इट्स वेरी बिग सर। आज हम कह रहे हैं गिफ्ट सिटी में $1,50,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अगर मैं लोअर साइड 2% करेंसी फीस ले लूं, यानी कि $3,000 डे वन पे ही डेबिट हो जाए इन्वेस्टर के, तो ऑफ कोर्स पीपल हैव टू कंसिडर दैट वेरी बिग कॉस्ट। अच्छा, आपने हमें पैसे दिए, हमने सपोज अच्छा काम किया आपके पैसे के साथ, 15% पे हमने कंपाउंड किया, तो 5 साल में 15% के रेट पे हम आपका पैसा डबल कर देंगे, यानी कि अब आपका $150,000 इन्वेस्टमेंट $300,000 इन्वेस्टमेंट हो गया है। अब आपको पैसे वापस चाहिए, रिडेम्पशन हुआ, 300,000 पे वापस 2% आपको देने पड़ेंगे, राइट? क्योंकि INR टू USD कन्वर्ट होके ही तो जाएगा ना आपके पास पैसे। सो 300,000 पे 2% वापस गिनिए, फिक्स्ड कॉस्ट $6,000 उधर और $3,000 शुरुआत में, $9,000 आपको तो कॉस्ट पहले समझना पड़ रहा था बिफोर द एडवेंट ऑफ गिफ्ट सिटी। नाउ हाउ हैज इट चेंज्ड? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो इंडियन रुपी में ही होगा, बिकॉज इंडियन स्टॉक मार्केट इंडियन रुपी पे ही चलेगा।
Now the conversion is happening by AMC. मोतीलाल ओसवाल इज कन्वर्टिंग. आप हमें यूएस डॉलर भेज रहे हैं, हम बैंक से नेगोशिएट करके कन्वर्जन कर रहे हैं. Okay. And let me tell you that any house which is like Motilal Oswal can negotiate the rate down to peanuts. Mhm. हम बिप्स में पेमेंट करते हैं. अभी आपने 2% का बात कर रहे थे, बट एज इंस्टीट्यूशन एंड हैविंग वेरी डीप रूटेड रिलेशनशिप विद बैंक्स, हम बेसिस पॉइंट्स पे कन्वर्ट कर लेते हैं. Okay. यानी कि ये जो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर की बात चल रही है वो हंड्रेड्स में भी नहीं रहेगा, राइट? सो लेटिंग अस डू द कन्वर्जन फॉर यू is a very big advantage, very big cost saving for the client. Apart from जो आपने already highlight किया, convenience of not having to deal with the Indian banking system to Mhm. make the investment. तो जैसे अभी हमने देखा है कि सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, मॉरिशस, ये भी एक इन्वेस्टमेंट के लिए ना एक क्या बोलते हैं उसको, SEZ जैसे ही कुछ जोन बनाए गए हैं, राइट? और Yes. काफ़ी इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्रीज कहा जाता है. yes. तो हाउ गिफ्ट सिटी इज डिफरेंट फ्रॉम देम? इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में जो फंड हाउसेस सक्सेसफुल हुए हैं सर, वो सारे फंड हाउस इंडिया में रह के ही सक्सेसफुल हुए हैं. आई डोंट नो मोर देन 1 or 2 नेम पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के बाहर रह के. सो इंडिया के जो सक्सेसफुल फंड हाउसेस हैं वो सब डोमेस्टिक हैं. दे हैव देयर ऑफिस हियर, दे हैव देयर रिसर्च हियर, दे हैव देयर फंड मैनेजर्स हियर. एंड आज तक जो इंडिया के रन डोमेस्टिक फंड्स थे वो सिंगापुर प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं थे, दुबई प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं थे, मॉरिशियस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं थे. वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन के लिए थे. जी, कोर फंड्स जो आज आपको एज अ वेल्थ मैनेजर भी एडवांटेज मिलता है कि आपके पास 1000 के ऊपर ऑप्शंस हैं. इतने सारे ऑप्शंस कभी भी आपको सिंगापुर, मॉरिशस, दुबई में नहीं मिले हैं ना. 4-5 एसेट मैनेजमेंट कंपनी मेहनत करके अपने एक एक स्कीम को बाहर के प्लेटफॉर्म तक ले गए, बट नेवर द होल एडवांटेज ऑफ आवर थ्राइविंग इकोसिस्टम वाज नेवर अवेलेबल. अब जब गिफ्ट सिटी हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी इजी हो गया अप्रोच करने के लिए, हमारे फंड्स को गिफ्ट सिटी के रूट के थ्रू अवेलेबल करने के लिए, यू विल फाइंड सेवरल ग्रेट फंड हाउसेस ब्रिंग देयर equity offerings through the Gift City platform. ओके. सुज्ञान जी, जैसे अभी हमने ये देखा है कि PMS से फॉरेन नेशनल, इंडियन नेशनल्स, NRIs ये सारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू PMS एंड EIF, राइट? Yes. और जिनको जो इंडियन सिटीजन है, अगर उनको बाहर इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसी कोई सुविधा है जो गिफ्ट सिटी से हो? Yes. तो जैसे ये जो रेस्ट्रिक्शन थे कि जैसे बाहर वालों को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन थे, सिमिलरली कुछ रेस्ट्रिक्शंस आज भी है जो म्यूचुअल फंड में थे जिसका लिमिट खत्म हो गया. तो ऐसे Correct. कोई सुविधा है जो इंडियन इन्वेस्टर है उनको, जो Yes. फॉरेन जो कुछ फंड्स है या फिर Yes. तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाओ तो. एब्सोल्युटली. तो गिफ्ट सिटी सबसे पहले प्रोडक्ट्स अप्रूव किए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया ला पाए. बट इन द रिसेंट मंथ्स बहुत सारे फंड्स ऐसे अप्रूव हुए हैं जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर को ग्लोबल एक्सपोजर दे पा रहे हैं. एक एसेट एलोकेशन हो जाए उनका. एब्सोल्युटली. सो इसे कहते हैं आउटबाउंड प्रोडक्ट्स, Okay. जो गिफ्ट सिटी के थ्रू पैसे को आउटबाउंड इन्वेस्ट करें. इसके बहुत 2-3 सिंपल चीज इन्वेस्टर को याद रखने हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे एडवांटेजेस भी खुल जाते हैं. जो ये रूट का नाम है, जो प्रोविजन है गवर्नमेंट का, उसका नाम है LRS, Okay. लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम. इसका एनुअल लिमिट है $250,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर पर पैन, विच इज अ वेरी डिसेंट साइज लिमिट, Yes, yes. राइट? आज के दिन 2.5 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आउटबाउंड इंटरनेशनल फंड्स में. इसमें एक सेकंड कंपोनेंट आपको ये देखना है
कि आपके यहाँ TCS लगेगा ओवर 10 लाख रुपीस, यानी कि अगर आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहे, फर्स्ट 10 lakhs पे कोई भी टैक्स एट सोर्स नहीं रहेगा, बट रिमेनिंग 90 lakhs पे गवर्नमेंट वुड लाइक यू टू डिपॉजिट अ TCS अमाउंट विद देम, जो फिर आपके पैन में दिख जाएगा, एंड एट द टाइम ऑफ इनकम टैक्स फाइलिंग आपको वो क्रेडिट भी मिल जाएगा, गॉट right? So it's your money, but deposited with the government before you do the investment above 10 lakh. Third is the tax is similar. It is not same, but it is similar for international investing. खाली एक फर्क है कि लॉन्ग टर्म का डेफिनिशन 1 year होल्डिंग नहीं होके 2 year होल्डिंग है, ओके right? So if you hold a particular company or a mutual fund unit of an international investment fund, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 साल के बाद मिल जाएगा 12.5% पे, और शॉर्ट टर्म विद इन 2 years if you sell 20% rate. ओके Now these are the 3 main rules you have to remember. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलना स्टार्ट हो गए हैं, कंट्री स्पेसिफिक इंडेक्स फंड्स भी मिलेंगे, और एक्टिव मैनेजर्स के स्टॉक सिलेक्शन के पोर्टफोलियोज भी मिलेंगे। अब इस बीच में मोतीलाल इज कमिंग अप विद 2 वेरी स्पेशल एंड यूनिक अपॉर्चुनिटीज जो आज के दिन तो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ओके फॉर इन्वेस्टिंग इन यूएस हम ला रहे हैं नैस्डैक फंड, जिसमें 85% नैस्डैक इंडेक्स रहेगा एंड 15% रहेगा यूएस के अनलिस्टेड हाई टेक अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जाम्पल, ओपन एआई इज समथिंग वी आर लुकिंग टू ब्रिंग, एंथ्रोपिक जिसका क्लॉड एआई है, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग टू ब्रिंग। फ्यूचर में जो चिप मैन्युफैक्चरर्स आएंगे यूएस में लिस्टिंग के लिए, दीज आर दी काइंड ऑफ आइडियाज वी विल ब्रिंग टू द So it will be a पोर्टफोलियो। part of your 15% allocation Yes. out So of 100%. we have tied up with a partner in the US जो ये अनलिस्टेड प्राइवेट इक्विटी हाई टेक कंपनीज के वेयर हाउसिंग करते हैं। तो whenever our fund is ready, we will work with them to transfer shares into the Motilal Oswal outbound gift city offering. ओके और इसका मिनिमम टिकट साइज क्या होगा? जी, यहाँ पे टिकट साइज हमने रिटेल लाइसेंस ले रखा है, तो यहाँ पे टिकट साइज $5,000 पे आ जाएगा, विच आज के दिन करीब 4.25 लाख रुपए तक पे आ जाता है, जबकि इनबाउंड वाज $1.5 लाख जो 1.25 करोड़ रुपए तक जाता है। अच्छा, यहाँ पे सुज्ञान जी एक बहुत ही टेक्निकल सवाल मैं पूछना चाहूँगा। तो यूएस में कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको एक इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ता है अगर इन्वेस्टर को कुछ हो जाता है। तो ये केस में जब गिफ्ट सिटी से कोई अगर आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट करता है और ऐसा कुछ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ेगा, क्या है? नहीं, ओके बिकॉज ये जो इनहेरिटेंस टैक्स का रूल है, फर्स्टली इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूएस सिटीजन ग्रीन कार्ड होल्डर, ओके राइट? सो जो इंडिया के गिफ्ट सिटी आउटबाउंड से कर रहे हैं, उन्हें ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा, बिकॉज दे आर अंडर द इंडियन जुरिस्डिक्शन। ओके इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कर कौन रहा है? इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कर रहा है मोतीलाल का गिफ्ट सिटी फंड। So there is a added layer of protection also over there. टैक्सेशन भी इंडिया टैक्सेशन माना जाएगा, यूएस टैक्सेशन नहीं माना जाएगा। तो जस्ट एक एज ए एंटिटी, जैसे हमारे यहाँ पे एफआईआईज आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सिमिलरली मोतीलाल ओसवाल का फंड वहाँ पे उनका एफआईआई होके एक इन्वेस्टमेंट करेगा, और जो भी होगा उसके इंडिविजुअल इन्वेस्टर होगा, उसकी जो कंट्री होगी वहाँ पे वो एप्लीकेबल टैक्स होगा। ग्रेट एग्जाम्पल, राइट, परफेक्ट एग्जाम्पल। तो सुज्ञान जी, हमने कन्वीनियंस देख लिया गिफ्ट सिटी में, तो अभी हम समझेंगे टैक्स की क्या रूल्स है और ये कितना टैक्स एफिशिएंट है। क्योंकि अगर ये टैक्स एफिशिएंट नहीं है तो ऑब्वियसली जो भी इंडिया के बाहर एनआरआईज है या फिर जो दूसरे लोग हैं जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आसानी भी होनी चाहिए, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा टैक्स के ऊपर भी बात कीजिए। श्योर संतोष जी, गिफ्ट सिटी का टैक्सेशन शायद उसका सबसे बड़ा बेनिफिट भी है। अच्छा, तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा।
पहला पूल में बात करते हैं कंट्रीज जहां पे 0% कैपिटल गेन टैक्स लगता है, होम कंट्रीज। इसमें दुबई, यूएई एंड सारे जीसीसी कंट्रीज आ गए, एंड सम अदर प्लेसेस लाइक सिंगापुर, मॉरिशस ऑल्सो, जहाँ पे 0% टैक्स है। और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, मोस्टली इंडियंस आर लोकेटेड इन दीज प्लेसेस। सो फॉर दीज कंट्रीज गिफ्ट सिटी में एक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है जिसको फंड ऑफ फंड कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपली इंडिया के म्यूचुअल फंड स्कीम्स के यूनिट्स को खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Dubai investor chooses to put money in Motilal Oswal Gift City Fund of Fund, जो कि गिफ्ट सिटी का स्ट्रक्चर है। अब ये फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर का एक ही काम है कि वो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का यूनिट्स खरीदते हैं। अब इसका अगर अपने टैक्सेशन समझें तो इफ यू रिमेंबर वी स्पोक अर्लियर इन दिस सेशन कि म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया हैव स्पेशल टैक्सेशन, यानी कि टैक्स एडवांटेज है। इंडिया गवर्नमेंट डज नॉट कलेक्ट टैक्स एट सोर्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड स्कीम, राइट। सो जब यही इन्वेस्टर रिडीम करते हैं तो उनको म्यूचुअल फंड के लेवल पे टैक्स नहीं लगा, पास थ्रू हो गया ओनर पे। ओनर इज अ गिफ्ट सिटी स्ट्रक्चर, फंड ऑफ फंड। अब गिफ्ट सिटी में टैक्स नहीं कलेक्ट होता है, तो अब ये पैसा चला गया होम कंट्री में, एंड होम कंट्री वाज 0% टैक्स कंट्री। सो तीनों जो टैक्स लेवल हैं वो तीनों ही लेवल पे 0, 0 और 0 हो गया। सो एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम एवर investors can invest in India mutual fund with a 0% capital gain tax. This is a massive advantage which did not exist before Gift City came. अब second pool of countries है जहां पे global tax लगता है, जैसे US हुआ, UK हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, most of the European countries हुआ। ये सारे कंट्रीज के गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि आप दुनिया में कहीं भी इन्वेस्ट करें, जो भी गेन हो वो आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। टोटली ऑपोजिट टू व्हाट लेट्स से दुबई बिलीव्स। सो फॉर दीज इन्वेस्टर्स गिफ्ट सिटी में एक सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट है विच इज द AIF स्ट्रक्चर। अब AIF पे हमने टैक्सेशन पे अच्छा चर्चा की है। टू रिकैप, AIF में टैक्स इज पेड बाय द स्कीम टू द इंडियन गवर्नमेंट। क्या रेट पे? 12.5% लॉन्ग टर्म, 20% शॉर्ट टर्म, राइट। सो जब गिफ्ट सिटी AIF प्रोडक्ट में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है थ्रू द फंड मैनेजर, बाय एंड सेल ऑफ शेयर्स होते हैं, तो जो भी गेन हुआ वो स्कीम गवर्नमेंट को पे कर देता है एज पर दीज रेट्स, राइट। अब जब होम कंट्री का टैक्सेशन देखा जाए तो इंडिया एंड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैव अ ट्रीटी कॉल्ड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी, DTAA। परफेक्ट। अब DTAA का एक ही काम है कि अगर कोई इन्वेस्टर का गेन होए और एक कंट्री में वो टैक्स पेमेंट हो चुका है तो वो दूसरे कंट्री में डबल टैक्स इन्वेस्टर को ना देना पड़े। नाउ लेट अस लुक एट US एज एन एग्जांपल, बिकॉज हमें US के बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंड क्वेरीज आते हैं। US में टैक्स रेट क्या है? फॉर क्वालिफाइड फंड्स लाइक आवर्स, जिनको नॉन पीफिक माना जाता है, यानी कि जो फंड्स US गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड रहते हैं, उनके लिए टैक्स रेट इज 15% लॉन्ग टर्म एंड 25% शॉर्ट टर्म। इंडिया में रेट्स थे 12.5% लॉन्ग टर्म एंड 20% शॉर्ट टर्म, जो कि AIF ने पे कर दिया इंडियन गवर्नमेंट को। अब उतना अमाउंट आप माइनस करके अगर कुछ डिफरेंशियल बचता है
तो आप अपने होम कंट्री फॉर एग्जांपल यूएस में पेमेंट कर सकते हैं। टू इलस्ट्रेट इवन वन लेवल लोअर, यूएस में लॉन्ग टर्म रेट था 15%, इंडिया में 12.5 पे हो चुका है। आपको यूएस में पे करना है 2.5% डिफरेंस। डिफरेंस ओनली, क्योंकि DTAA अप्लाइज। इंडिया में शॉर्ट टर्म हमारे एआईएफ स्कीम ने 20% पे कर दिया है, यूएस में 25% ड्यू था। तो ऊपर का सिर्फ जो 5% डिफरेंशियल है वो आपको एनुअल बेसिस पे करना है। इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा इंडिया के फंड ने कितना लॉन्ग टर्म और कितना शॉर्ट टर्म गेन क्रिएट किया है? सो वी इशू अ K1 सर्टिफिकेट टू ऑल यूएसए इन्वेस्टर, और ये K1 सर्टिफिकेट का ऑडिटिंग होता है यूएस के सबसे बड़े ऑडिट फर्म का। So it is stamped, signed, audited. It shows the long-term capital gain, short-term capital gain generated. आपको हर कैलेंडर ईयर के एंड में हम प्रोवाइड करेंगे। उस बेसिस पे बहुत ही सरल तरीके से आपके जो यूएस में बैठे हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं अपना डिफरेंशियल टैक्स निकाल पाएंगे, और वो आपके आईटीआर में नंबर चला जाएगा और हमारा ऑडिटेड रिपोर्ट आपके रिकॉर्ड में रह जाएगा। ये काफी सुविधा होगी, बहुत सुविधा हो गया संतोष जी, क्योंकि यही यूएस इन्वेस्टर या कोई भी और ग्लोबल टैक्स कंट्री के जो इन्वेस्टर्स थे वो जब इंडिया में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे तो म्यूचुअल फंड आते हैं नॉन क्वालिफाइड फंड में, एंड नॉन क्वालिफाइड फंड को टेक्निकल टर्म्स में पीफिक कहा जाता है, PFIC। PFIC फंड्स में द टैक्स रेट इज 42%, एंड उसके अंदर आपको हर साल अनरियलाइज्ड गेन पे भी टैक्स पे करना है। यानी कि दीज कंट्रीज आर पेनलाइजिंग यू फॉर इन्वेस्टिंग इन नॉन क्वालिफाइड फंड्स, बट इंडिया के सारे म्यूचुअल फंड और सारे ETF PFIC होते हैं। आपको अपने फंड को यूएस में रजिस्टर करके नॉन PFIC बनाना होता है, जो कि मोतीलाल ने अपने दोनों गिफ्ट सिटी फंड्स में किया है। एंड इंडिया के जो हमारे AIF ऑफरिंग्स हैं वो सारे AIF ऑफरिंग्स को भी हमने यूएस में रजिस्टर करके नॉन PFIC बना दिया है। सो यूएस इन्वेस्टर्स कैन ऑफ कोर्स सेंड देयर US डॉलर मनी फॉर इन्वेस्टमेंट थ्रू गिफ्ट सिटी, बट यूएस इन्वेस्टर का जो इंडिया में NRE पैसा, NRO में पैसा या सेविंग्स अकाउंट में पैसा हो जो म्यूचुअल फंड में नहीं जा सकता है बिकॉज वी स्पोक ऑन द टैक्स रेट बीइंग क्रिमिनल, वो मोतीलाल के डोमेस्टिक AIF में डाल सकते हैं और आपको नॉन PFIC फंड मिलेगा, K1 सर्टिफिकेट मिलेगा, DTAA का बेनिफिट मिलेगा। और मेरा अगला सवाल ये है यहाँ पे सुज्ञान जी कि जैसे कोई एक इन्वेस्टर है, अनफॉर्चुनेटली उसके डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर कैसे क्लेम कर सकते हैं ये पैसा? नॉमिनी, Okay. there is nominee provision just like mutual funds is there. Joint holder provision है, Okay. right? So you can go for either Joint holding ज़्यादा better है I guess. जी, अगर डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ हैसल टू डू, एंड एनीवेज डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम कर दिया गया है, तो यू कैन गो फॉर जॉइंट होल्डिंग। खाली उसमें एक याद रखना पड़ेगा कि फ्यूचर इंस्ट्रक्शन में दोनों होल्डर्स के अपने को सिग्नेचर लगेंगे। इट इज नॉट ईदर और, जैसे म्यूचुअल फंड में ईदर और हो जाता है, इट इज प्योर जॉइंट। इफ दैट इज नॉट अ हैसल देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। अदरवाइज द नॉमिनी मैकेनिज्म भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है सर। ओके, बिकॉज अगर आप उसका प्रोसीजर अगर बता पाओ तो। सर बहुत ही सरल है। जैसे म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशन फॉर्म में नॉमिनी का सेक्शन रहता है, वैसे ही हमारी गिफ्ट सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म में नॉमिनी का भी सेक्शन रहता है। तो वो नॉमिनी सेक्शन में आप सारे डिटेल्स मेंशन करें, आपके स्पाउस के या आपके नेक्स्ट जनरेशन के या आपके पेरेंट के, हु शुड गेट द कंट्रोल ऑफ द यूनिट्स इन केस आपके यहाँ कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाए। और उसमें मल्टीपल नॉमिनीज भी रख सकते हैं। यस ऑफ कोर्स यू कैन डू मल्टीपल नॉमिनी। जैसे म्यूचुअल फंड में 3 नॉमिनी विद परसेंटेज ऑप्शन रहता है, वैसे ही गिफ्ट सिटी में भी ऑप्शंस रहते हैं।
सो आप ये समझिए कि हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो 35 इयर्स के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सब गिफ्ट सिटी में अपना लिए गए हैं डे वन से। डे वन से, क्योंकि वो तो हमारे कॉम्पिटेंसी है, लर्निंग्स हैं एज एन इंडस्ट्री, एंड उसके ऊपर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ओवरले कर दिए गए हैं. इट मेक्स इट अ वेरी इजी पार्टिसिपेशन, एंड ऊपर से टैक्स बेनिफिट लोड कर दिए, तो देन इट बिकम्स अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि गिफ्ट सिटी के ऊपर बहुत सी चीज़ें आज हमने कवर करी है, पर और फिर भी जिन लोगों को ऐसे लगता है कि गिफ्ट सिटी के ऊपर कुछ टेक्निकल नॉलेज उनको चाहिए, या फिर टैक्सेशन के ऊपर कुछ समझना है, या उनका पोर्टफोलियो उनको रिव्यू करना है, या फिर गिफ्ट सिटी बहुत अच्छे से समझना है, मोतीलाल ओसवाल क्या उसमें उनको हेल्प कर सकता है, और एसएन वेल्थ उनको क्या हेल्प कर सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक गूगल मीट पे सुज्ञान जी के साथ में वापस एक बार मिल सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। आपकी जो भी टेक्निकल क्वेरीज है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री यू आर फ्रॉम, यूएसए हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, जीसीसी कंट्रीज़ हो, हम लोग उसके ऊपर बात कर सकते हैं। आपकी जो भी टेक्निकल क्वेरीज हो सकती है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एक ग्रुप है वहाँ पे इंडियंस का, और उनके लिए एक वेबिनार करना है, और एक स्पेसिफिक कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है, अगर वो आपके उसको उसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है हम लोग वो भी अरेंज कर सकते हैं। तो सुज्ञान जी, धन्यवाद आपका एसन वर्ल्ड डीप डाइव सीरीज़ में आने के लिए, और नेक्स्ट टाइम भी हम लोग मिलेंगे कुछ और सब्जेक्ट के ऊपर। श्योर संतोष जी, थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी ऑन द शो. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू। थैंक यू.